नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। स्टडी विथ रजनीश चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाए जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था सीरीज के कुछ लेक्चर। यह इस लेक्चर सीरीज का 14वां लेक्चर है। आज की चर्चा का विषय है मूल कर्तव्य। तो आइए शुरू करते हैं। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 क में दिए हुए हैं। यह अनुच्छेद 51 का भाग 4 का के अंतर्गत है। मूल कर्तव्य प्रारंभिक जो संविधान था, मूल संविधान, उसका भाग नहीं था। इसे बाद में जोड़ा गया 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। मूल कर्तव्य मुख्य रूप से रूसी संविधान से लिए गए हैं, अर्थात रूसी संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन था और उसका अनुकरण करते हुए भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। रूसी संविधान में मूल कर्तव्य मूल अधिकारों के बराबर ही स्थिति रखते हैं। अधिकारों की तरह कर्तव्यों को भी नागरिकों के लिए अनिवार्य किया गया है। उसमें तो यहाँ तक कहा गया है कि स्वतंत्रता और अधिकार जो हैं वो कर्तव्यों और दायित्वों से ही प्राप्त होते हैं, किंतु भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। भारत में मूल कर्तव्य अधिकारों के जितने महत्व या उतने प्रभावशील नहीं है। तथापि भारत में जो मूल कर्तव्य का भाग है भारतीय संविधान का, वह महत्वपूर्ण है। यह मुख्य रूप से 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की जो स्थापना की गई थी, उस स्वर्ण सिंह समिति को यह कहा गया था कि इस समिति के माध्यम से कुछ सिफारिशें मूल कर्तव्य के संदर्भ में की जानी थी कि आपातकाल के दौरान नागरिकों के क्या क्या कर्तव्य हो सकते हैं, और उस समिति की सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्यों को, नागरिकों के मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। यद्यपि जो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा जो सिफारिशें की गई थी, उनके सभी बिंदुओं को स्वीकार नहीं किया गया। कुछ बिंदु जिनके बारे में समिति ने सिफारिश की थी उन्हें अस्वीकार कर दिया गया, उसे संशोधित परिशोधित रूप में भारतीय संविधान में अपनाया गया, जोड़ दिया गया। यह भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया वह संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया और 1976 के संशोधन के द्वारा भाग 4 का जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। तो उस समय जब भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था तब मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। 51 का के अंतर्गत एक नया संशोधन, एक नया मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया 2002 में। 2002 में इनकी संख्या 10 से बढ़ करके 11 हो गई। तो इस तरह से मूल कर्तव्यों के बारे में यह प्रारंभिक इनका परिचय था। अब भारतीय संविधान के भाग 4 का में क्या क्या बातें कही गई हैं, किन किन मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले है कि भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों को राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यहाँ पर 2 बातें कही गई हैं। पहली बात तो यह कि संविधान का पालन करें, अर्थात संविधान में आस्था रखें, संविधान में जो दिए गए नियम हैं उनका पालन करें, और राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान इत्यादि जो आदर्श हैं संविधान के देश के, इन आदर्शों को अपनाएं, इन आदर्शों का सम्मान करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। अब जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो भी हमारे लिए उच्च आदर्श हुआ करते थे, जैसे कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले क्रांतिकारी, भाग लेने वाले सत्याग्रही, या जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरक व्यक्तित्व हैं, जिनसे कि स्वतंत्रता आंदोलन में जिन लोगों ने योगदान किया, जिनसे कुछ प्रेरणा प्राप्त की जा सकती है, उन व्यक्तियों को, उन घटनाओं को, उन नारों को, जितनी भी उस ऐतिहासिक क्रम में जुड़ी हुई बातें हैं जिनसे कि प्रेरणा ली जा सकती है, उन आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उन्हें याद रखें, उन्हें अपने आप से जोड़ कर रखें और उनका पालन करें। जिस तरह से देश की एकता के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए, नागरिकों के अधिकार के लिए यह आंदोलन हुआ, तो यह भी उसका पालन करते रहें, इन आदर्शों को बनाए रखें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य है भारतीय नागरिकों का कि भारत की एकता और अखंडता का सम्मान करें, अर्थात अलग राष्ट्र की मांग ना करें, अलग राष्ट्र के लिए प्रयत्न ना करें, बल्कि जो भारत राष्ट्र है उसकी एकता के लिए, उसके प्रत्येक नागरिकों में एकता की भावना बनाए रखने के लिए और अखंडता के लिए प्रयास करें। देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अब देश की रक्षा का मतलब है
कि सैनिक सेवा के माध्यम से या अन्य जो भी नागरिक सेवाएं हैं उनके माध्यम से देश की रक्षा का जो भार है, वो अगर उसके नागरिकों के ऊपर वह दायित्व है तो उन्हें उसे पूरा करना चाहिए। और अगर राष्ट्र को आवश्यकता पड़ती है तो उन राष्ट्र के आह्वान किए जाने पर नागरिकों का यह कर्तव्य बनता है कि उसके लिए अपनी सेवा समर्पित करें, चाहे वो सैनिक सेवा हो, नागरिक सेवा हो या किसी अन्य तरह का सहयोग हो। राष्ट्र की आवश्यकता पड़ने पर उन्हें वह करना चाहिए। इसके अलावा भारत के सभी लोगों में समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, अर्थात भारत के सभी नागरिक भाई भाई हैं, ऐसी भावना को बनाए रखें। धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव समाप्त हों। ऐसी भावना बनाएं जिससे कि धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, प्रदेश अथवा वर्ग के आधार पर जो भी भेदभाव हैं वो भेदभाव समाप्त हो सके। तो यह मूल कर्तव्य के अंतर्गत बताया गया है। इसके अलावा यह भी जुड़ा हुआ है, 5वें पॉइंट के साथ यह भी जुड़ा हुआ है कि ऐसी प्रथाएं जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों, उन प्रथाओं का परित्याग कर दें, उन प्रथाओं को स्वीकार न करें, उन्हें लागू न करें। तो इस तरह की बात भी कही गई है। इसके अलावा भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य के अंतर्गत यह बताया गया है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उसकी रक्षा करें। सामाजिक संस्कृति का मतलब होता है कि जिस तरह से अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग वर्ग के लोग मिलजुल कर रहते हैं, सामाजिक का मतलब है मेलजोल। तो इस मेलजोल की जो परंपरा है हमारी, उस परंपरा को हम समझें और जानें कि यह कितना महत्वपूर्ण है। इस तरह का मेलजोल, इस तरह की शांति और सद्भाव का जो जीवन है, सदाचार का हमारे जीवन में जिस तरह का मेलजोल है, तो इस परंपरा को समझें और इस परंपरा को बनाए रखें, उसकी रक्षा करें। प्राकृतिक पर्यावरण और की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना भी मूल कर्तव्यों के अंतर्गत नागरिकों का दायित्व बनता है। तो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है? वन आते हैं, झील आती हैं, नदियाँ आती हैं। तो जिस तरह से प्रकृति का क्षरण हो रहा है, तो प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य बनता है, प्रत्येक भारतीय नागरिक का, कि वह उसकी रक्षा करे और उसे बढ़ावा दे। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने के साथ साथ उसे बढ़ा सके, उसे विकसित कर सके और साथ ही प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना रखे, जिससे कि प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन यापन के लिए या अपना जीवन जीने के लिए परिस्थितियाँ मिल सकें। 8वां जो अनुच्छेद है, 8वां जो पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह मूल कर्तव्यों के अंतर्गत इसमें है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। 4 तरह की भावनाओं का विकास करने की बात कही गई है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अर्थात किसी भी घटना के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना, कारण और कार्य के बीच संबंध स्थापित करने की जो भावना है, या फिर यह जो अंधविश्वास को हटाने की जो बात है, तो इस तरह की भावना विकसित करें जिससे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो सके, अंधविश्वास की जगह वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो सके। मानववाद अर्थात मानव मात्र को महत्व देना। ज्ञानार्जन अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, जिज्ञासा की पूर्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करना और अपनी गलतियों में सुधार करना। तो यह 4 बातें महत्वपूर्ण रूप से अपनाने की आवश्यकता है प्रत्येक भारतीय नागरिक को। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। प्रारंभ से ही भारतीय संविधान जब से लागू हुआ है, अभी तक यह एक बड़ी समस्या के रूप में रहा है कि जो भीड़ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है अपनी मांगों को लेकर के, आक्रोश के रूप में, दंगे के दौरान। तो भीड़ के द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को, जो भी सरकारी संपत्ति है, बस हैं, सरकारी रोड लाइट्स हैं या कि रेलवे है, तो अपने समय समय पर जो इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं और उसके दौरान जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं लोग, तो इसके विषय में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, उसकी रक्षा करें, उसे नुकसान न पहुंचाएं और हिंसा से दूर रहें। हिंसा से दूर रहने का मतलब है दंगा ना करें, झगड़े ना करें, आपस में किसी को चोट ना पहुंचाएं। तो हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति, यह 2 चीज़ें, इन 2 चीज़ों की चर्चा की गई है। इसके अलावा व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से उत्कर्ष की प्राप्ति। अब यह राष्ट्र की विकास की चर्चा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने निजी विकास के माध्यम से ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि राष्ट्र नए नए उपलब्धियों को प्राप्त कर सके। व्यक्तियों के अपने अलग अलग जो प्रयत्न हैं
वह सब मिल करके राष्ट्र को उन्नतशील बनाए, प्रगतिशील बनाए और इस तरह से राष्ट्र यानी हमारा जो भारत देश है वो नई नई उपलब्धियों को प्राप्त कर सके। अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत पहले 10 ही बिंदु थे। 11वां बिंदु जो है, जो 11वां भाग है इसका, वह जोड़ा गया है 2002 में। इसमें कहा गया है कि आयु जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना यह भी प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो ध्यान रखिएगा कि यह जो 2002 में जोड़ा गया पॉइंट है यह अधिकार भी है और कर्तव्य भी, क्योंकि अधिकारों में भी 21 का जो है उसके अंतर्गत इसकी चर्चा की गई है और इसके अलावा यह कर्तव्य भी है क्योंकि यह 11वां पॉइंट के रूप में 2002 में जोड़ दिया गया है। तो इस तरह हम देखते हैं कि अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत 11 ऐसी बातें हैं जिन्हें नागरिकों के मूल कर्तव्य के रूप में बताया गया है। अब इनके बारे में यह महत्वपूर्ण बात है कि जो नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं यह कर्तव्यों के लिए कुछ आलोचनाएं भी की गई। क्यों? क्योंकि पहली बात तो इन्हें बाद में जोड़ा गया और दूसरी बात यह कि इनमें भी कुछ कमियां रह गईं। स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिश थी उसके द्वारा जोड़ा गया, किंतु यह समिति की स्थापना ही आपातकाल के दौरान की गई। यह भी आलोचना का प्रमुख कारण बनता है। तो क्या क्या आलोचनाएं की गई? जैसे कि यह जो कर्तव्यों की है, जो ड्यूटीज़ हैं हमारी, तो इन ड्यूटीज़ की जो लिस्ट है यह पूरी नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें इसमें हैं जो कि रह गई हैं। तो जैसे कि परिवार नियोजन को अपनाना, कर जमा करना और इस तरह की जो भी अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, अनिवार्य कर्तव्य हैं जो नागरिकों के राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, तो उन चीज़ों को भी जोड़ा जा सकता था किंतु उन्हें नहीं जोड़ा गया है। तो यह इसकी प्रमुख आलोचना है। दूसरी बात यह कि जो मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है इसमें जो इस्तेमाल किए गए हैं शब्द वह बहुत ही अस्पष्ट हैं, अर्थात उन्हें स्पष्ट नहीं किया गया, उन्हें परिभाषित नहीं किया गया। जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, मानवतावाद क्या है, या फिर इस तरह के जो शब्द हैं या इस तरह की, मतलब कुल मिलाकर के यह कि इससे क्या आशय निकाला जाए, इसका किस तरह से निर्वचन किया जाए, व्याख्या की जाए, इसकी व्यवस्था नहीं दी गई है। इसके अलावा यह आम व्यक्तियों की समझ से भी परे हैं, अर्थात आम व्यक्तियों को बस ये एक उसकी तरह है, उपदेश की तरह है कि बस संविधान में दे दिया गया है, उनके लिए यह कठिन है। इसके अलावा इनकी गैर न्यायिक प्रकृति है। जो मूल कर्तव्य हैं वह मूल अधिकारों से अलग हैं, उन्हें न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता और ऐसी प्रकृति की कोई भी व्यवस्था जिन्हें न्यायालय लागू नहीं करती है अथवा जिनका न्यायालय के रूप में दंडिक रूप में लागू नहीं करवाया जा सकता, उस व्यवस्था को कमज़ोर और अप्रभावी व्यवस्था ही कहा जाएगा, क्योंकि वह एक नैतिक आदेश की तरह, एक उपदेश की तरह, जैसे प्रवचनकर्ता प्रवचन दे करके चले जाते हैं, लोगों पर असर हो या ना हो, उसी तरह के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था है। यह संविधान में लिखे भर हैं, इनका प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर असर हो या ना हो, तो यह प्रभावहीन है, उपदेशों की तरह, नैतिक आदेशों की तरह हैं। इसके अलावा अधिकारों के साथ इनको नहीं रखा गया। जो मूल कर्तव्यों की व्यवस्था है, पहले अधिकार हैं भाग 3 में, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसके बाद भाग 4 का में मूल कर्तव्यों को रखा गया है। तो अधिकारों के बाद अगर अधिकारों के साथ इन्हें रखा जाता तो यह पता चलता कि जरूर यह अधिकारों के समान है, उन्हीं की तरह महत्वपूर्ण है, किंतु इन्हें बाद में रखा गया है, इससे भी यह अधिकारों के समान नहीं खड़े हो पाते हैं। वास्तव में मूल कर्तव्यों की जो आलोचना की गई है वह इनके प्रभावी होने के विषय में है। ज़्यादातर लोकतांत्रिक देशों में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं दी गई है। जापान ही एकमात्र ऐसा देश है जो कि लोकतांत्रिक है और वहाँ पर मूल कर्तव्यों की व्यवस्था महत्वपूर्ण रूप से विद्यमान है। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन या जितने भी यूरोपीय देश हैं, जो भी लोकतांत्रिक देश हैं, वहाँ मूल कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं है। भारत में रूस के संदर्भ में या कि रूस के संविधान से प्रेरित होकर के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया, किंतु यहाँ रूस के जैसे साम्यवादी व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इसलिए मूल कर्तव्यों को ज़बरदस्ती लागू करना या मूल कर्तव्यों के लिए संविधान में न्यायिक प्रक्रिया को अपनाना यह मुश्किल है, इसे शामिल नहीं किया जा सकता। इस कारण से यह मूल कर्तव्य प्रभावहीन हो गए हैं और प्रभावहीन मूल कर्तव्यों की व्यवस्था सदैव आलोचना का शिकार रही है। किंतु ऐसा नहीं है कि इनका कोई महत्व नहीं है। कई बार मूल कर्तव्य जो हैं नागरिकों को उनके कर्तव्यों के लिए एक सचेतक की भूमिका निभाते हैं कि उनके द्वारा राष्ट्र के प्रति या समाज के प्रति क्या जिम्मेदारियां बनती हैं और उनके द्वारा क्या कार्य किए जाने चाहिए।
अब मूल कर्तव्यों के संबंध में वर्मा समिति की बात भी आती है, जो परीक्षा के रूप में भी उपयोगी है। तो वर्मा समिति 1999 में जिसकी स्थापना हुई, उसमें मूल कर्तव्यों को लागू करने के लिए बहुत सारे कुछ मूल कर्तव्यों को चुना गया कि इन 11 में से कुछ ऐसे हैं क्या जिन्हें जो महत्वपूर्ण है और जिन्हें लागू करने का प्रयास भी किया जाना चाहिए। तो इस तरह से वर्मा समिति मूल कर्तव्यों से जुड़ी हुई है और मूल कर्तव्यों को लागू करने, उनका अलग से कैटेगराइजेशन करने से संबंधित है। अब उन मूल कर्तव्यों की चर्चा हम कर लेते हैं जिनके विषय में कुछ संबंधित अधिनियम बनाए गए हैं या जिन्हें लागू करने संबंधित कुछ न्यायिक प्रावधान या दंडिक प्रावधान किए गए हैं। तो पहले तो है राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। हमने मूल कर्तव्यों के अंतर्गत पढ़ा था कि राष्ट्रध्वज का, राष्ट्रगान का, राष्ट्रीय चिन्ह का, प्रतीकों का, आदर्शों का सम्मान करना है। तो वह तो न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जाएगा, किंतु यह जो अधिनियम है राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, इसके द्वारा संविधान की, राष्ट्रीय ध्वज की, राष्ट्रीय गान की अगर अनादर होता है, अपमान होता है, तो उसके विषय में यह प्रावधान या दंडिक व्यवस्था, दंड की व्यवस्था की गई है। तो यह मूल कर्तव्यों को लागू करने संबंधी ही अधिनियम है। इसके अलावा भाषा, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव के लिए भी दंड की व्यवस्था की गई है। तो यह जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 है, यह भी मुख्य रूप से भेदभाव, चाहे जाति के आधार पर हो या नागरिकों के मध्य किसी भी तरह का भेदभाव जो कि अनुचित भेदभाव है, उस आधार पर किए गए इस विषमता को, भेदभाव को दंड के लिए दंड के माध्यम से रोकने का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो समता और भेदभाव की समाप्ति की व्यवस्था मूल कर्तव्यों में की गई है, वह भी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के माध्यम से पूरी होती दिख रही है। राष्ट्रीय अखंडता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की व्यवस्थाएं। हमने राष्ट्रीय एकता और अखंडता की चर्चा मूल कर्तव्यों में की। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जो कि राष्ट्र के खिलाफ, अखंडता और एकता के खिलाफ किए गए कार्यों को दंडित करते हैं, रोकते हैं। तो यह भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ऐसे जो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1976 है, यह भी मूल कर्तव्यों से संबंधित किसी बिंदु से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम है। क्यों? क्योंकि इस अधिनियम के माध्यम से उन संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है जो सांप्रदायिक रूप से या धार्मिक रूप से भ्रातृत्व को, सद्भाव को बिगाड़ रहे हों। तो यह भ्रातृत्व और सद्भाव जो मूल कर्तव्यों का भाग है, उसकी रक्षा के लिए अधिनियम 1976, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1976 की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा वन्य जीवों की सुरक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण की भी चर्चा मौलिक कर्तव्यों में की गई है। तो इसके अंतर्गत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन संरक्षण अधिनियम 1980 महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं कि यद्यपि अधिनियम जो भी मूल कर्तव्य हैं वह वाद योग्य नहीं है, न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किए जाते और न ही मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर कोई दंड का प्रावधान है। तथापि यह महत्वपूर्ण है कि उन मूल कर्तव्यों को लागू करने के लिए जो महत्वपूर्ण अधिनियम बनाए गए हैं वह वाद योग्य भी हैं और उनके साथ साथ उन्हें न्यायालय द्वारा लागू भी किया जाता है, उनका उल्लंघन करने पर दंड की व्यवस्था भी की जाती है। यह प्रश्न सदैव चर्चा का विषय रहता है कि ध्वज का, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना तो मूल कर्तव्यों की व्यवस्था है, फिर भी इसमें दंड क्यों मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना यद्यपि मूल कर्तव्य है, किंतु यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करता है, राष्ट्रीय गान का अपमान करता है, राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान करता है, तो वह मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करने के साथ साथ एक अधिनियम का भी उल्लंघन करता है, जो है राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। और इस अधिनियम का उल्लंघन करने के कारण व्यक्ति को सजा मिलती है, दंड का प्रावधान किया गया है। तो आशा है आपको मूल कर्तव्यों से संबंधित बातें, महत्वपूर्ण बातें समझ में आ गई होंगी। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और इस चैनल को फॉलो करते रहिए। हम इसमें इंडियन पॉलिटी से संबंधित सभी विषयों पर, सभी महत्वपूर्ण विषयों पर बारी बारी से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। महादेव।